आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हुए हैं, पर एक ऐसा शख्स जो सिर्फ एक एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हुआ हो, उसके बाद उसने एक ऐसी मास्टर स्ट्रेटेजी प्लान बनाई हो, एक मास्टर स्ट्रोक स्टडी प्लान बनाई हो, जिसके बाद उस दौर में जितने भी एग्जाम आए सारे क्वालिफाई किए हो। एसएससी, एफसीआई, सीडब्ल्यूसी एंड फाइनली एसबीआई पीओ। एक ऐसा एग्जाम जिसको लोग मिनी आईएएस बोलते हैं इन द केस ऑफ टफनेस। लोग कहते हैं कि एसबीआई पीओ निकालना बहुत ज्यादा टफ है, पर यह शख्स ऐसा है जिसने इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एसबीआई पीओ क्लियर किया है विथ बेस्ट रैंक। तो आप नहीं जानना चाहेंगे कि उसकी मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटेजी क्या रही होगी, उसके पढ़ने के तरीके कैसे थे, उसने हर एक चीज को किस तरह से लिया और उसने अपने फेल्योर को मोटिवेशन में कैसे चेंज किया। आइए उन्हीं से जानते हैं, एक ऐसा शख्स जो आपको बताएगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे एसबीआई पीओ एंड वेरियस एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। आइए उन्हीं से मिलते हैं, द मिस्टर शशांक झा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शशांक है और आज मैं इस चैनल पे आया हूँ अपनी स्ट्रैटेजी बताने के लिए कि किस तरह से आप कुछ एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। जैसे जो एग्रीकल्चर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर लेवल पर लिए जाते हैं, और उसके अलावा कुछ जनरल एग्ज़ाम्स भी हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, या फिर इसके अलावा आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसको भी आप किस तरीके से क्रैक करें। मतलब एक जनरल स्ट्रैटेजी हाउ टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि बहुत लोग पूछते हैं कि कौन से बुक्स फॉलो करने चाहिए या फिर कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। बट मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो कि यूनिवर्सल है। तो सब लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी काम करती है। आपके लिए हो सकता है अलग स्ट्रैटेजी काम करे, जो मेरे लिए स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल अलग है। तो आप डिपेंडेंट ना हो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी दूसरे के स्ट्रैटेजी पे, मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। तो फिर भी लोग क्या करते हैं कि जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं या फिर जो उस एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके होते हैं तो उनकी सक्सेस स्टोरी या फिर स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं। तो चलिए आज मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। प्रिलिमिनरी में क्या है कि आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपको पता है कि आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन बनाने हैं और उसमें तीनों सेक्शन के लिए, मतलब इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के लिए आपको 20-20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो इंग्लिश के सेक्शन में आप टाइम बचा भी सकते हैं उस 20 मिनट में, क्योंकि आपसे जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उनका लेवल तो बढ़िया होता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट स्टिल चूंकि ये इंग्लिश है, लैंग्वेज पेपर है, यू कैन सेव टाइम, बट उससे फ़ायदा नहीं है। आप पूरी तरह से टाइम लें, बिल्कुल अच्छे से बनाएं, क्योंकि आप एक सेक्शन को ख़त्म करके दूसरे सेक्शन में मूव नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट सेक्शन मैथ्स या रीजनिंग की अगर बात करें, उसमें भी आपको 20-20 मिनट का टाइम मिलेगा दोनों में, और 35-35 क्वेश्चन होते हैं। तो ये है एग्ज़ाम का पैटर्न प्री का। तो इसके लिए अब हमें बुक्स कौन से फॉलो करनी चाहिए या फिर कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो ये हम बात करते हैं। तो एज़ फार एज माई स्ट्रैटेजी इज़ कंसर्न, तो मैंने बुक्स बहुत कम फॉलो किए फॉर प्रैक्टिस। एक मैथ्स की मेरे पास बुक थी, क्वांट्स की, मतलब एक आर.एस. अग्रवाल की बुक थी जो मैंने एक बार बनाया है, और उसके अलावा कोई बुक मेरे पास न रीजनिंग का था और ना इंग्लिश का। सो आई वॉज डिपेंडेंट अपॉन टेस्ट टोटली, क्योंकि टेस्ट क्या है कि आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस कराता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसको एनालाइज करके आपको पता चलेगा कि आप कहाँ वीक हैं, कहाँ स्ट्रांग है। तो उस हिसाब से आप अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट कर सकते हैं कि आपको कहाँ पे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, कहाँ कम टाइम देने की ज़रूरत है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू प्रेफर टेस्ट ओवर बुक्स। तो बुक्स से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इफ़ यू वांट, तो उसके लिए मैं कुछ बुक सजेस्ट कर भी दूंगा। सो रीजनिंग के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। आई डोंट रिमेंबर द ऑथर्स नेम, बट अरिहंत पब्लिकेशन की वो बुक है। और इसके अलावा मैथ्स के लिए आप आर.एस. अग्रवाल की बुक तो ज़रूर रखिए, मतलब क्वांट्स के लिए, क्योंकि उससे आप बेसिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है ऐसा कि आप बिना बेसिक्स के किसी एग्जाम के मेंस को क्लियर कर लेंगे, तो ये भूल जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। बिकॉज मेंस क्या है कि मेंस इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन बेसिक्स, क्योंकि अगर आप ट्रिक्स के बदौलत प्री निकाल भी लेते हैं तो मेंस में आपका फंसना तय है। आप कभी मेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे अगर आपकी बेसिक कमज़ोर है तो, क्योंकि मेंस सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे ही डिपेंडेंट है। मेंस में आपको
कोई ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बेसिक अगर स्ट्रांग है तो यू कैन क्लियर मेंस बहुत आसानी से आप मेंस क्लियर कर लेंगे। तो ये इंग्लिश में 35 क्वेश्चंस जिसके लिए आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे। और इसके अलावा एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो कि आपको कीबोर्ड पे ही टाइप करना है। उसमें एक एसे और एक लेटर, जनरली यही पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको 30 मिनट्स अलग से दिए जाएंगे। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 3 hours and 30 minutes का होगा, मतलब 3.5 घंटे का पेपर है मेंस एग्जामिनेशन। और वो सच बताएं तो बहुत टायरिंग है, बिकॉज लास्ट होते होते आप 3.5 घंटा जब होने लगता है, जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं, तो बिल्कुल जो मेंटल प्रेशर है और मेंटल स्थिति जो है वो आपकी बहुत बिगड़ जाएगी। इन द सेंस मैं कहना चाहूँ आप थक जाएंगे मेंटली। उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। इसीलिए उस लेवल का टेस्ट जरूर दीजिए एग्ज़ाम में जाने से पहले। आप जितना टेस्ट देंगे उस तरीके से आप खुद को तैयार कर पाएंगे उस एग्ज़ाम के लिए। तो मेंस की स्ट्रैटेजी क्या है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि मेंस में बिल्कुल बेसिक्स पे आप फोकस कीजिए। बेसिक्स इन द सेंस कि जैसे आप कोई चैप्टर अगर पकड़ लें, रेशियो प्रोपोर्शन या फिर पार्टनरशिप या फिर परसेंटेज, तो इनकी बेसिक्स को आप ज़रूर याद रखिए। जैसे बहुत सारे यूट्यूब पे आपको लिंक्स मिलेंगे, चैनल मिलेंगे, जहाँ पे आपको ट्रिक्स बताया जाएगा कि 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो उनसे तो बिल्कुल दूर रहें, एटलीस्ट फॉर मेंस। आप फ्री में यूज़ कर भी सकते हैं, बट ट्रिक्स से मैं तो कहूँगा जितना दूर रहें उतना आपका फ़ायदा है। आप बेसिक्स को जितना पकड़ के रखेंगे, आप खुद से भी ट्रिक्स बना सकते हैं अगर आपका बेसिक्स अच्छा है तो बेसिक्स को पकड़ के रखिए। RS अग्रवाल मेंस के लिए बहुत अच्छा है, और उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन पे खास ध्यान दीजिए, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं इन क्वांट सेक्शन। तो उसके लिए आप अगर मुझसे पूछें कि कहाँ से पढ़ा जाए, तो एक यूट्यूब पे चैनल है अड्डा 247, और उसमें स्पेसिफिकली मैं एक एजुकेटर का नाम बोलना चाहूँगा। एक सुमित वर्मा है एजुकेटर, जो कि डेटा एनालिसिस या फिर मेंस के लिए पूरी क्वांट्स की आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। तो अगर आप पेड लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट फ्री में भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, सो यू कैन रिलाई ऑन दैट। तो मैंने फ्री में ही किया था, मैं आपको बताते चलूँ, तो ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा रीजनिंग के लिए अड्डा 247 के ही एक एजुकेटर है, राधे सर उनका नाम है, तो आप उनकी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। वो बिल्कुल बेसिक अप्रोच बताएंगे आपको, और किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो बहुत अच्छे से बताएंगे, और कहाँ से रीजनिंग के जो पजल्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज रीजनिंग के पजल्स हो सकते हैं आप बहुत आराम से बना लेते होंगे अभी, बट अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट सही है तो वो बहुत जल्दी बन जाएगा, और अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट गलत है तो क्वेश्चन बनेगा, बट वो कितना टाइम लगाएगा वो कोई नहीं जानता है। हो सकता है जो 3 मिनट में बनना चाहिए वो आप 7 मिनट में बनाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि रीजनिंग के क्वेश्चन को, खासकर पजल को, जो कि बहुत वेटेज रखता है किसी एग्जाम में, रीजनिंग के सेक्शन में, उसको स्टार्ट कहाँ से करना है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप ये जरूर सीखिए, और वो उसमें जो है राधे सर अड्डा 247 के एजुकेटर, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में अगेन सेम स्ट्रैटेजी जो कि मैंने आपको फ्री के लिए बताया है, और जनरल अवेयरनेस कम से कम 8 महीने की आप पढ़ के जाएं। ये 6 महीने एनफ है, आई नो, बट कभी कभी क्या होता है कि वो थोड़ा सा बियॉन्ड 6 महीना चले जाते हैं, और 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे 8 महीने तक का। तो उसके लिए करंट अफेयर्स के लिए एज फार एज माई स्ट्रेटजी इज कंसर्न, जैसा कि मैं बताने आया हूँ, तो उसके लिए मैंने फॉलो किया वाईफाई स्टडी के मंथली करंट अफेयर्स के कैप्सूल, और ऑलिव बोर्ड के मंथली करंट अफेयर्स के कैप्सूल, जिसको करंट अफेयर्स बोल्ट कहते हैं। और इसके अलावा स्टडी IQ के 200 MCQs के सीरीज आते हैं, आपको पता है, मंथली। अब शायद 300 MCQs के आने लगे हैं, तो उसको आप फॉलो कीजिए। वो अगर आपको पेड मिलता है तो आप टेलीग्राम पे भी किसी जगह पे आपको मिल जाएगा फ्री में, तो आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा अब लास्ट स्टेज आता है जो कि है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू में क्या है कि वो इंटरव्यूअर के मूड पे डिपेंड करता है। आपको करंट सिनेरियो को पूरा प्रिपेयर करके जाना है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको बैंकिंग के टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, और इसके अलावा आपका जो नेटिव प्लेस है वो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज वो नेटिव प्लेस से भी क्वेश्चन पूछते हैं।
और फाइनली आपके जो बैकग्राउंड है, आपका जो बैकग्राउंड है, कहने का मतलब जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है उसके बारे में आपको थोरो नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे पैनलिस्ट जो हैं, हो सकता है कि आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है उन्होंने भी, पैनल मेंबर में से किसी और ने भी अगर उस सब्जेक्ट से किया हो या फिर उनको अगर इस सब्जेक्ट की जानकारी हो तो वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये थे सारे फेजेस, प्री, मेंस और इंटरव्यू। मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा फॉर एनी एग्जामिनेशन। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हों, डजेंट मैटर कौन सा एग्ज़ाम है, बट ये कुछ टिप्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी अपने प्रिपरेशन के टाइम इन सारे चीज़ों को यूज़ किया था, और जो भी मैं अभी कहने जा रहा हूँ वो आप पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए उस चीज़ को ना फॉलो करें, बस बाकी सारे एग्ज़ाम्स के लिए आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं? तो सबसे पहले जो मैंने किया वो था टाइम शेड्यूलिंग, या फिर आप कह सकते हैं मैनेजमेंट प्लानिंग। क्योंकि क्या है कि जब आप कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसका जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट होता है। तो आपको उसको ब्रेक डाउन करना है, और आपको मंथली, डेली और वीकली, एटलीस्ट मैंने तो यही किया था, इसमें आपको प्लान करना चाहिए कि आप इस महीने में कितना टास्क करेंगे, उसको फिर ब्रेक कीजिए, उसको फिर वीकली में कन्वर्ट कीजिए कि उस हिसाब से आपको वीक में क्या करना होगा। फिर उस वीकली प्लान को डेली में कन्वर्ट कीजिए कि उस वीक में टारगेट अचीव करने के लिए आपको डेली क्या करना होगा। सो अगर आप ये करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक अलार्म सा बजता रहेगा कि आपको ये करना है। तो आप अपने टारगेट को एटलीस्ट अगर 75% भी अचीव कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी से पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। और इसके अलावा आपको अपने लाइफ से 4 से 5 महीने फुल्ली डेडिकेटेड महीने आपको निकाल देने हैं। उस 4 से 5 महीने में आप अपनी सोशल लाइफ और अपने जो एंटरटेनमेंट के अलग अलग साधन हैं उसको बेयर मिनिमम यूज़ करना है, बेयर मिनिमम। और 4 महीने से 5 महीने अगर आप फुल्ली डेडिकेट होकर पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं अदर देन द पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशंस, क्योंकि उनमें तो खैर बहुत डेडिकेशन चाहिए। तो अदर देन पब्लिक सर्विस कमीशन आप किसी भी एग्ज़ाम को 4 से 5 महीने में क्रैक कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरी तरह से डेडिकेट होना होगा उस एग्ज़ाम के लिए। और लास्टली मैं कहना चाहूँगा कि पैसा जो है वो बहुत बड़ा मोटिवेटर है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है पैसा। आप पैसा कमाना चाहते हैं, इसीलिए आप तैयारी करते हैं। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उस एग्ज़ाम के पोस्ट के बारे में, जिस भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आप ज़रूर ये देख लें कि उसमें क्या सैलरी मिलती है, क्या पे पर्क्स हैं। तो ये बेनिफिट्स अगर आप देख लेते हैं तो अंदर से एक आग सी लगती है। आप जितने भी उस टॉपिक पे, उस पोस्ट के बारे में एटलीस्ट सैलरी वाले वीडियोज है सारे के सारे देख डालो। उससे क्या होगा कि आपको एक अंदर से और एक मोटिवेशन का एक सोर्स मिलेगा जो कि आपको उस एग्ज़ाम के लिए और अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं कहना चाहूँगा कि फेलियर से तो बिल्कुल ना डरें, बिकॉज माई जर्नी स्टार्टेड विद अ फेलियर। क्योंकि मैंने AFO का एग्ज़ाम दिया, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का, जो कि IBPS लेती है। उसमें प्री तो मैंने ठीक है आराम से क्वालिफाई कर लिया, बट मेंस में मार्क्स मेरे सफिशिएंट नहीं थे। आई कुड नॉट क्रैक मेंस। तो इससे क्या हुआ, उस फेलियर से एक मोटिवेशन मिली कि नहीं, अब एग्रीकल्चर सेक्टर हो या फिर जनरल कंपटीशन हो, मुझे कुछ करके दिखाना है। एंड टाइम अब वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहा जाए। सो आई शिफ्टेड माई अटेंशन टू जनरल कॉम्पिटिशन्स टू। तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ एंड फाइनली आई वॉज एबल टू क्रैक SBI PO, जो कि बहुत डिग्निफाइड पोस्ट माना जाता है। सो आप भी ये कर सकते हैं। तो फेलियर से ना डरें, उसको मोटिवेशन के रूप में लें और उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो यही थी मेरी स्ट्रैटेजी।